Hello students, in this class we are going to talk about some basic concepts of electrochemistry, that is cell potential or EMF of the cell, Nernst equation, relationship between cell potential and equilibrium constant, and at the last we will discuss about the relationship between cell potential and Gibbs free energy. So let's talk about our first topic, that is cell potential or EMF of the cell. So student, according to the definition, the difference between the electrode potential of two half cell is called cell potential or EMF of the cell. तो स्टूडेंट जब आप बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की यानी कि गैल्वेनिक सेल की, तो आप उसमें क्या करते हैं, दो हाफ सेल्स का कॉम्बिनेशन करते हैं और उन दो हाफ सेल के कॉम्बिनेशन से एक गैल्वेनिक सेल आप प्रिपेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे कंसीडर करें तो डेनियल सेल का हमारे पास एग्जांपल है. यहाँ पे आपके पास एक हाफ सेल जिंक का है और दूसरा आपके पास हाफ सेल कॉपर का है. तो इन दोनों को जब आप अटैच करते हैं वायर से, तो एक सेक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, दूसरे सेक्शन में रिडक्शन रिएक्शन होती है. या ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वो एनोड है, या रिडक्शन रिएक्शन होती है वहां पे आप उसको क्या कहते हैं, कैथोड. तो अगर आप इस कंप्लीट सेल के लिए सेल पोटेंशियल की बात करें, या आप कहें कि इसका सेल पोटेंशियल अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए आपके पास सिंपल एक एक्सप्रेशन है, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड प्लस ई एनोड. तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे पास जो ई कैथोड है, कैथोड में अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन होती है और जो एनोड है वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है. तो ई कैथोड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है रिडक्टिव पोटेंशियल को, रिडक्शन पोटेंशियल को, और ई एनोड जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर आपके पास कैथोड का रिडक्टिव पोटेंशियल और एनोड का ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल है, तो आप जस्ट उनको क्या कर सकते हैं, ऐड करके आप स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं. बट स्टूडेंट आपको पता है जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं तो जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो सारी हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्टिव पोटेंशियल्स वैल्यू है डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए. तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि जो हमारे पास ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल हमने यहाँ पे लिखे हैं एनोड के लिए, उसको हम कन्वर्ट कर दें किसमें, रिडक्टिव पोटेंशियल में. तो इसके लिए कुछ ज्यादा आपको चेंजेस नहीं करने होते हैं. बेसिकली जो हमारे पास ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल होता है वो रिडक्टिव पोटेंशियल के क्वांटिटेटिव वे में बिल्कुल इक्वल होता है. यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के जो क्वांटिटेटिव वैल्यूज हैं, उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो बराबर होती हैं. जो डिफरेंस होता है वो होता है साइन का. अगर हमारे पास ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल पॉजिटिव साइन के साथ है तो उसी कंडीशन में उसी एलिमेंट के लिए जो रिडक्टिव पोटेंशियल होगा वो आपके पास डिफरेंट साइन के साथ होगा. तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हम साइन को चेंज कर दें तो हम ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल को रिडक्टिव पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी तरीके से रिडक्टिव पोटेंशियल को किसमें, ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल में हम चेंज कर सकते हैं. तो इस एक्सप्रेशन में अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल से रिडक्टिव पोटेंशियल में, तो प्लस साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका नेगेटिव साइन में. तो इस तरीके से हमारे पास अब जो दोनों वैल्यूज हैं ई कैथोड और ई एनोड की, वो दोनों क्या है आपके पास, रिडक्टिव पोटेंशियल्स है. नेक्स्ट स्टूडेंट अगर आप देखें तो काफी जगह आपको एल लेफ्ट साइड और राइट साइड के नोटेशन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके पास कैथोड है, कैथोड आपके पास राइट साइड में होता है तो इसके लिए ई आर भी यूज कर लेते हैं, और ठीक इसी तरीके से एनोड आपका लेफ्ट साइड में तो इसके लिए ई एल भी हम यूज कर सकते हैं. तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कभी कभी, और आप लोग बेसिकली ई कैथोड और ई एनोड के वे में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट अगर आप इसकी एक वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो आप डेनियल सेल के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को. तो स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको जिंक इलेक्ट्रोड की रिडक्टिव पोटेंशियल पता होना चाहिए. ठीक इसी तरीके से कॉपर के लिए भी आपको रिडक्टिव पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्टिव पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से हमने वैल्यूज को पुट किया यहाँ पे. तो जो कॉपर के लिए वो है 0.34, ठीक हमारे पास जिंक के लिए क्या है -0.76. तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1.10 वोल्ट आपके पास अवेलेबल है, यहाँ पे आपके पास आएगा. तो ये जो 1.10 वोल्ट है ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है फॉर द डेनियल सेल. तो यहाँ पे आपके पास जो कंडीशंस है वो स्टैंडर्ड है. ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट अगर आप लोग ये कहें कि हम लोग किसी डिफरेंट कंडीशन पे फाइंड आउट करना चाहते हैं सेल पोटेंशियल को, हमारी जो कंडीशंस हैं वो स्टैंडर्ड नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसके सेल पोटेंशियल को कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो इसके लिए हमारे पास नर्नेस्ट इक्वेशन है. नर्नेस्ट इक्वेशन बेसिकली क्या करती है, जो सेल पोटेंशियल है उसका रिलेशन क्रिएट करती है कंसंट्रेशन के साथ. तो अगर आप देखें इसकी डिफाइन, तो बेसिकली इट रिलेट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ आयन फॉर अ जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ठीक है, तो एक जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ये क्या कर देती है, रिलेशनशिप क्रिएट करती है सेल पोटेंशियल का कंसंट्रेशन से. कंसंट्रेशन किसका, इनके इलेक्ट्रोलाइट्स का जो आपने सेल प्रिपेयर किया है. सो स्टूडेंट अगर आप नर्नेस्ट इक्वेशन के लिए देखना चाहें इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो इसके लिए आप एक रिएक्शन को कंसीडर कर सकते हैं.
जहाँ पे हमारे पास a प्लस बी गिव c प्लस डी। तो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d आपके पास स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4। तो अगर आपके पास इस टाइप की रिएक्शंस है कोई, तो उसके लिए अगर आप फाइंड आउट करना चाहें सेल पोटेंशियल, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो स्टूडेंट कुछ इस तरीके से है, ई सेल इजकल टू ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ। एल एन कंसंट्रेशन है आपके पास, जहाँ पे आपने जो इनकी जो कोफिशिएंट है उनको उनकी पावर में कंसीडर कर रखा है। तो इस तरीके से आप जो एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे वो नर्नस्ट इक्वेशन के लिए बेसिकली यहाँ पे आर गैस कांस्टेंट को मेंशन करता है, टी टेम्परेचर है, एंड आपके पास नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो उस एक बैलेंस रिएक्शन में वर्क कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल डेनियल सेल में अगर आप देखें तो हमारे पास क्या होता है, Zn प्लस Cu डबल पॉजिटिव गिव्स Zn डबल पॉजिटिव प्लस Cu। तो वहां पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक सिंगल स्टेप को परफॉर्म करने के लिए। तो ठीक इसी तरीके से जो भी हमारे पास वैल्यूज होगी इलेक्ट्रॉन्स की जो एक सिंगल स्टेप में ट्रांसफॉर्म करते होंगे वो हमारे पास n रिप्रेजेंट करेगा। एफ फेराडेस कांस्टेंट है। ठीक इसी तरीके से जो हमने क्लोज ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में सी का कंसंट्रेशन, डी का कंसंट्रेशन, ए का कंसंट्रेशन और देन फिर कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो सिंपल इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक नर्नस्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें अब वैल्यूज को चेंज करें, फॉर एग्जांपल एल एन को कन्वर्ट करना चाहें लॉग में जो कि बेस 10 पे है, तो आपको पता है एल एन इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 पे वैल्यू है। इसको अगर आप इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। देन उसके बाद आप इनमें गैस कांस्टेंट की वैल्यू, फैराडेस कांस्टेंट की वैल्यू और टेम्परेचर जो कि 298 केल्विन अगर आप पुट कर दें तो जो वैल्यू आपके पास वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली स्टूडेंट हम यही एक्सप्रेशन है जिसको ज्यादा यूज करते हैं। यहाँ पे आपके पास ई सेल है, किसी भी कंडीशन में जो भी आपके पास पर्टिकुलर कंडीशन है कंसंट्रेशन पे बेस्ड है और टेम्परेचर आपने 298 केल्विन कर ही दिया है। अगर 298 केल्विन नहीं है, किसी और टेम्परेचर पे आप रिएक्शन परफॉर्म करा रहे हैं सेल की, तो आप वहां पे इसकी वैल्यू को 298 केल्विन ना लिख के यहाँ पे आप कुछ और जो भी आपकी कंडीशन है वो आप लिख देंगे तो उस कंडीशन में आपके पास आ जाएगा। बट स्टिल एट 298 केल्विन जो हमारे पास ई सेल के लिए है वो हमारे पास ई नोट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में आपके पास वैल्यूज अवेलेबल होनी चाहिए जो हाफ सेल्स हैं उनके लिए। उसकी हेल्प से आप ई नोट सेल फाइंड आउट कर लेंगे जो भी आपने देखा। तो ई नोट सेल फाइंड आउट करने के बाद आपको क्या करना है, जो उसकी बैलेंस रिएक्शन है वहां पे जो इलेक्ट्रॉन परफॉर्म हो रहे हैं ट्रांसफर करने के लिए वो पता होना चाहिए, और देन आपके पास कंसंट्रेशन होना चाहिए जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें प्रेजेंट है। सो स्टूडेंट अगर हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसके लिए डेनियल सेल है। डेनियल सेल अभी आपने देखा था डायग्राम में, जिंक ऑक्सीडाइज होता है, कॉपर आपका रिड्यूस होता है, जिंक ऑक्सीडाइज होकर Zn डबल पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, Cu डबल पॉजिटिव रिड्यूस होकर Cu में कन्वर्ट होता है। तो स्टूडेंट इस सेल के लिए अगर आप सेल पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो विद द हेल्प ऑफ नर्नस्ट इक्वेशन वी कैन इजीली फाइंड आउट। तो यहाँ पे ई सेल है इक्वल टू ई नोट सेल जो अभी हमने फाइंड आउट किया है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 1.10 की। देन पूरी हमारे पास इक्वेशन एन की जगह हमने पुट कर दिया। देन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn डबल पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ Cu, कंसंट्रेशन ऑफ Zn एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cu डबल पॉजिटिव। स्टूडेंट यहाँ पे एक नोट पॉइंट है आपका काफी इंपॉर्टेंट है, जो कंसंट्रेशन होता है सॉलिड्स का और लिक्विड का। लिक्विड मींस प्योर, जैसे वाटर है प्योर फॉर्म, सॉल्यूशन नहीं प्रिपेयर किया आपने, एक्वस फॉर्म में नहीं है कोई भी चीज। अगर कोई प्योर लिक्विड है या प्योर सॉलिड है तो उसके लिए जो आप कंसंट्रेशन होता है वो क्या देते हैं, यूनिटी। तो ठीक यहाँ पे हमारे पास यू सॉलिड था, जिंक सॉलिड था, तो हमने इसको 1 में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर हमारे पास कंसंट्रेशन गिवन है इनके तो उनकी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करके ई सेल की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट जो इस सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो आपको ध्यान रखना होता है वो ये है कि जब भी आप स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो आपको बैलेंस रिएक्शन की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंसीडर करें एक सेल को जो सिल्वर और जिंक से प्रिपेयर होगा तो वहां पे जो रिडक्शन की रिएक्शन होगी वो Ag के लिए होगी, दैट मीन्स Ag सिंगल पॉजिटिव कन्वर्ट होगा Ag में। जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी वो जिंक के लिए होगी, जिंक कन्वर्ट होगा Zn डबल पॉजिटिव में। तो अगर आप इन दोनों रिएक्शन को देखें तो जिंक कन्वर्ट हो रहा है डबल पॉजिटिव आयन में और Ag सिंगल पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Ag में। तो 1 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो रहा है रिडक्शन की रिएक्शन में और 2 इलेक्ट्रॉन एमिट किए जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। तो जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो जिंक का कोफिशिएंट तो 1 ही रहेगा बट Ag का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2। तो उस कंडीशन में अगर आप उनके लिए अगर आप स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपको कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, आपको जस्ट क्या करना है,
जो आपके पास Ag के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आपको उसकी वैल्यू लिखनी है, और जो आपके पास जिंक के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको लिखना है, और इस एक्सप्रेशन की हेल्प से आप उसको फाइंड आउट करेंगे। बट अगर आप उसकी किसी अदर कंडीशन में या नर्नस्ट इक्वेशन की हेल्प से करने वाले हैं तो स्टूडेंट वहां पे ध्यान रखना, वहां पे आपके पास जो Ag के लिए कंसंट्रेशन आप लिखेंगे वहां पे आपको उसकी पावर 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोफिशिएंट जो बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे आप लोग उसके लिए वहां पे उसका जो कोफिशिएंट है वो 2 होगा। तो Ag के लिए तो 2 पावर आ जाएगी, बट स्टिल जिंक के लिए आपके लिए कोई पावर नहीं है, क्योंकि जिंक आपका कोफिशिएंट के साथ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ नहीं होगा। स्टूडेंट जो हमारे पास जो दो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास बेसिकली रिलेशनशिप बेस्ड है। जो फर्स्ट टॉपिक है वो रिलेशनशिप है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का या सेल पोटेंशियल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, और जो नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनशिप वो है सेल पोटेंशियल का हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी के साथ। तो फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। तो स्टूडेंट अगर अब जो हमने अभी रिएक्शन कंसीडर की थी यहाँ पे ये ए वाली इस रिएक्शन के लिए अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखना चाहें तो स्टूडेंट वो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं आप। तो स्टूडेंट अगर आप कंसंट्रेशन आपके पास है किसी रिएक्शन में, उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपके पास आपको पता है, दैट मीन आपके पास क्लियर बैलेंस इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है। तो एक बैलेंस इक्वेशन के लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे आपके पास प्रोडक्ट होते हैं उनका कंसंट्रेशन और विद उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ में, और देन उसके बाद डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, जो रिएक्टेंट है उनका कंसंट्रेशन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ में। तो ये हमारे पास क्या है बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन है। तो स्टूडेंट अगर आप बात करें इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम में बेसिकली जो रेट होती है फॉरवर्ड रिएक्शन की वो इक्वल हो जाती है बैकवर्ड रिएक्शन की रेट के। तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि जितनी क्वांटिटी हमारे पास रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, ठीक उतनी क्वांटिटी हमारे पास प्रोडक्ट की रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट होती है। बट अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है वहां पे आप ये कह सकते हैं कि सेल की वर्किंग स्टॉप हो जाती है, सेल हमारे पास क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन पूरी तरीके से रुक जाती हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में ई सेल की यानी कि सेल पोटेंशियल की बात करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट 0 के। तो उसके बाद आपको पता है नर्नस्ट इक्वेशन की हेल्प से आप पूरी की पूरी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ई नॉट सेल माइनस 2.303 अपॉन NF इंटू RT लॉग, फिर आपके पास जो प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट है उनके कंसंट्रेशन है। इक्विलिब्रियम में जैसे अभी हमने बताया तो जो सॉलिड होंगे और जो गैसेस होंगे उनके फिर से कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाएंगे। तो जो हमारे पास डेनियल सेल की इक्वेशन है उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की आप बात करेंगे तो उसके लिए एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगी। और अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये वाला जो पार्ट है वो एग्जैक्ट है हमारे पास जो Kc के लिए वैल्यू, तो हम x को पुट कर सकते हैं, इसकी इस पूरे पार्ट की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं Kc को। तो जो एक्सप्रेशन है वो हमें कन्वर्ट हो जाएगी ई नोट सेल, हमने इसको शिफ्ट कर दिया, ई नोट सेल इक्वल टू 2.303 अपॉन NF RT लॉग Kc। तो उसके बाद आप इसको फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो फेराडेस की वैल्यू और जो आपके पास गैस कांस्टेंट है और टेम्परेचर 298 केल्विन अगर आप कर दें तो आपके पास फिर से जो कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू वो हो जाएगी 0.059, और आपके पास n की वैल्यू डेनियल सेल के लिए फिर से 2 है। तो डेनियल सेल के लिए अगर आप बेसिकली बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपके पास ई नोट सेल की वैल्यू है, आपने अभी फाइंड आउट किया था, इसको अगर आप पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Kc की वैल्यू क्लियर हो जाएगी। तो स्टूडेंट जो हमारे पास बेसिक रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप हमारे पास ये है, इसका आपको यूज करना होता है। डेनियल सेल की बात थी तो आपने वैल्यू 1.10 वोल्ट शिफ्ट पुट किया यहाँ पे, बट अगर कोई और सेल है जैसे अभी हमने बात किया था जिंक और Ag या डिफरेंट सेल के लिए, तो उनके लिए जो भी ई नोट सेल की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे वो आप लिखेंगे और उसी की हेल्प से आप क्या कर लेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। Our next topic is relationship of standard EMF with Gibbs free energy. Basically, Gibbs free energy is the measurement of maximum work done that can be performed by a chemical reaction. अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन से होने वाले वर्क की बात करें तो गिब्स फ्री एनर्जी या चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो हमारे पास उसका मेजरमेंट होता है जो वो वर्क कर सकता है। तो इसी प्रोस्पेक्टस में अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिस पे वर्क है उसको आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास चार्ज फ्लो हो रहा है पर सेकंड उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके पोटेंशियल के साथ तो जो वैल्यू है वो हमारे पास मैक्सिमम वर्क डन है इन द वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। बट अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बेसिकली केमिकल रिएक्शन ही परफॉर्म हो रही है, सो स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो मैक्सिमम वर्क डन है
जो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स वे में फाइंड आउट किया है वो इक्वल होगा गिब्स फ्री एनर्जी के। बट आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि जो हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी है वो नेगेटिव वैल्यूज के साथ होती है। अगर आप स्पॉन्टेनियस वे में बात करें तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो उसकी वैल्यू 0 से कम होती है। दैट मीन्स हमारे पास जो डेल जी है जिसको हम पुट करेंगे हमारे NF ई सेल के लिए, वहां पे आपको नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ई सेल है वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू के साथ, ये पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, तो इस वैल्यू को नेगेटिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें सेल पोटेंशियल के रिलेशनशिप की विद द गिब्स फ्री एनर्जी, तो उसके लिए स्टूडेंट एक्सप्रेशन हो जाएगा डेल जी इक्वल टू माइनस NF ई सेल। और अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करेंगे तो डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल। अब जो आपके पास इससे पहले जो हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट किया ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, उसकी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करके गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में भी रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। बट ध्यान रहे हमने यहाँ पे जो वैल्यू पुट करते हैं वो NF यानी कि सिर्फ हम लोग LN की वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे लोग में और पूरी की पूरी वैल्यू पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास NF कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। तो NF को कैंसिल आउट करने पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Kc। तो यहाँ पे हमारे पास ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है स्टैंडर्ड कंडीशन में, और ये हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो स्टूडेंट एट द एंड देयर आर 2-3 थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। First thing is that if we have electrode potential of cathode or electrode potential of anode, then we will use this formula. अगर आपके पास आपके हाफ सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके पास अवेलेबल है, एनोड के लिए भी और कैथोड के लिए, तो आप इस एक्सप्रेशन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए सेल पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, देन जो आपके पास सेल पोटेंशियल आएगा आप उसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और ठीक इसी तरीके से अगर आपके पास सेल पोटेंशियल आपको फाइंड करना है किसी सेल का और आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आपको क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में आप नर्नेस्ट इक्वेशन की हेल्प लेंगे। उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, उन हाफ सेल्स के लिए जो उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी हेल्प से आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन आप उनके कंसंट्रेशन की वैल्यूज की हेल्प लेके ई सेल को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कंडीशन पे, जो भी कंसंट्रेशन की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। और जो आपके पास रिलेशनशिप है स्टूडेंट, वो आपके पास क्लियर एक्सप्रेशन है। आप इन रिलेशनशिप्स की हेल्प से जो आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी उसका रिलेशन स्टेबलाइज कर सकते हैं सेल पोटेंशियल के साथ। ठीक इसी तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी आप रिलेशन स्टेबलाइज कर सकते हैं विद सेल पोटेंशियल। सो स्टूडेंट, आई होप आपके काफ़ी सारे कन्फ्यूजन इस टॉपिक्स के रिगार्डिंग जो होंगे वो क्लियर हुए होंगे। वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।